हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने वीवर्स के बारे में पढ़ा, टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ा, इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में और मार्केट के बारे में। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। आफ्टर दैट इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। आज हमारा ये सब टॉपिक है। Indian textiles in European market during the early 18th century as the demand for Indian textile grew in England। 18th century में जैसे डिमांड बढ़ गई इंडियन टेक्सटाइल की इंग्लैंड में, द वूल एंड सिल्क मेकर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। जो ये सिल्क और वूल बनाने वाले थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इंपोर्ट नहीं होना चाहिए ये टेक्सटाइल इंडिया से। सो इन 1720s एन एक्ट नोन एज द कैलिको एक्ट वाज मेड इन ऑर्डर टू बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन चिंट्स टेक्सटाइल। 1720s में एक एक्ट था जिसे द कैलिको एक्ट कहा जाता था। ऑर्डर बनाया गया, एक बैन किया गया। उस ऑर्डर में ये बैन किया गया कि जो प्रिंटेड कॉटन चिंट्स हैं ये इस पे बैन है। किसके लिए? इंपोर्ट के लिए। एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड वाज एट इट्स बडिंग स्टेज। इस टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में ये बन रही थी एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू compete विद द इंडियन टेक्सटाइल। तो इसका इंडियन टेक्सटाइल के साथ ये मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड टू सेफगार्ड देयर मार्केट फ्रॉम द इंडियन टेक्सटाइल। जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे अपनी मार्केट को सेव करना। किससे? इंडियन टेक्सटाइल से। Hence, a calico printing industry grew under the protection of the government. They used to copy the Indian printed design on white muslin or plain Indian cloth. तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने चीटिंग की कि अब वो कॉपी करने लगे, नकल करने लगे, इंडियन प्रिंटेड डिज़ाइन बनाने लगे वाइट मसलिन और प्लेन इंडियन क्लॉथ पे। This competition led to introduction of technology in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Cavey. It was a spinning machine that could operate several spindles in single rotation. This increased the production of textile industry. With the invention of steam engine by Richard Arkwright in 1786, a revolution was experienced in cotton textile. जब ये स्टीम इंजन की इन्वेंशन हो गई तो जो रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में, तो एक रेवोल्यूशन आ गया कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में। नाउ वीविंग कॉटन बिकेम स्पीडी एंड चीपर आल्सो। ये अब क्या, जब मशीन बन गई तो इसकी वजह से अब जो ये था कॉटन वीविंग का काम जो था, ये अब स्पीड भी तेज़ हो गई इसकी और सस्ता भी हो गया। However, Indian textile was still dominating the market till the end of the 18th century. अभी भी क्या था? जो ये डोमिनेशन था मार्केट पे इंडियन टेक्सटाइल का, वो अभी भी 18th सेंचुरी तक भी था। मैनी यूरोपियन कंपनीज सच एज द इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच अर्नड ए हैंडसम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। इससे अब कौन पैसा कमाता था? जो इंग्लिश थे, जो डच थे, जो फ्रेंच थे, वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। These companies purchased cotton and silk by importing silver from their native countries. वो अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से सिल्वर लाते थे और यहाँ से उसके बदले में वो कॉटन ले जाते थे। But soon after acquiring
दीवानी ओवर बंगाल, जैसे ही दीवानी हो गई बंगाल पे, the East India Company started collecting enough revenue to finance their trade purposes and stopped importing silver from England. तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनका कंट्रोल बंगाल पे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और स्टॉप कर दिया इंपोर्ट करना सिल्वर बाहर से. So now a question arises as to where were the major centers of weaving in the late 18th century. Some of them were at Lahore and Sirhind in Punjab, Ahmedabad and Surat in Gujarat. ये मेन जगह थी वीविंग के लिए. बनारस इन यूपी, पटना इन बिहार, मद्रास एंड पौंडीचेरी इन तमिलनाडु एक्स्ट्रा, ये सब जगहें थी जहाँ पे ये वीविंग होती थी. नाउ दैट वी नो अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल. अब हमें इंडियन टेक्सटाइल के बारे में तो पता चल गया, एंड इट्स ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड, और इसकी क्या वैल्यू थी, बाहर के क्या डिमांड थी इसकी दुनिया में. वी शुड आल्सो नो हु यूज्ड टू मेक दिस फाइनेस्ट टेक्सटाइल. कौन इसे इस्तेमाल करता था? Who were the weavers? कौन बनाता था इस फाइनेस्ट टेक्सटाइल को? इसको कौन बुनता था? वो थे बुनकर. वो कौन थे? Who were the weavers? कौन थे ये weavers? Weavers generally belong to the communities that had the quality of fine weaving. Weavers थे वो जो बिलोंग करते थे कम्युनिटीज से, और वो क्या थे, क्वालिटी क्या थी उनकी, वो फाइन वीविंग करते थे. उनकी इतनी महारत थी, their skills were carried on by the next generations. There were so many names for the weavers in different parts of India, like तंती in Bengal कहते थे, जुल्हास और मोमिन of North India, सेल, Kalikolohor and Divines of South India. For weaving, first spinning was done by the woman. सबसे पहले spinning weaving किसने की स्टार्ट? औरतों ने. In this task, चरखा and तकली were used. सबसे पहले इस काम के लिए चरखा इस्तेमाल किया जाता था, फिर तकली. The thread was spun on the charkhas and then rolled on the takli. पहले इसे जो स्पन किया जाता था धागे को, वो चरखे पे किया जाता था और फिर रोल किया जाता था तकली पे. In most of the communities, weaving was a task done by men. Weaving was a task done by men. Rangrez used to dye the thread to make colored textile, and Chippingers were the block printers, specialists to make print cloth. Let's discuss how our textile industry came to a decline. हमारी जो ये इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये घाटे में कैसे चलनी शुरू हो गई. The decline of Indian textile. The growth and development of British industries affected Indian textiles producers in several ways. बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी वजह हैं जिन वजह से हमारी जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये घाटे पे चलनी शुरू हो गई. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने अफेक्ट किया हमारी इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को. बहुत से ज़रिए थे, बहुत से तरीके थे. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.